सरीना ने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया था, मगर अब इसके हाथ पाँव फूल रहे थे, क्योंकि बाज़ औक़ात रिस्क ना लेना ही बहुत बड़ा रिस्क होता है। न जाने किस मकसद से आई हो ये लड़की, हालांकि शक्ल से तो काफ़ी मासूम लगती है। सरीना हिना खान के सामने बैठी उंगलियां चटकाने में मसरूफ़ काफ़ी उलझन का शिकार नजर आई। हिना खान को ये मासूम लड़की दिलो जान से भाई थी। आप परेशान दिखाई देती हैं, हौसला रखें, मैं आपकी ज़िंदगी में बुरा इजाफ़ा साबित नहीं होंगी। सरीना को परेशान देखकर हिना खान ने बात का आगाज़ करना मुनासिब समझा। नहीं नहीं तो सरीना हड़बड़ाती हुई बोली, आप जिस ख़ास मकसद के लिए आई हैं वो बताइए। मेरे हस्बैंड किसी काम से गए, वो लौट कर आ जाएंगे। क्या आप शादीशुदा हैं? हिना खान का चेहरा हैरानी में टूट गया था। जी, सरीना ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया। हिना खान को थोड़ा अफसोस भी हुआ। जिस लड़की के लिए उसके भाई ने अपनी जान दाँव पे लगा दी, अपनी ज़िंदगी दान कर दी, अपनी हस्ती कुर्बान कर दी, वो लड़की कितने सुकून से कह रही है कि वो शादीशुदा है। लेकिन अगले ही पल इसे अपने भाई की बातें याद आने लगी। हिना वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसने मुझे ज़लील भी कभी नहीं किया। हिना खान को तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया, मगर अगले ही पल नदामत ज़्यादा हावी हो गई। अगर कोई आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे और फिर इसे पेशेमानगी हो, इसे तकदीर ने पावर करवा दिया हो कि इसने ऐसा नुकसान कर दिया जिसका ख़मीज़ा किसी तौर मुमकिन नहीं। ऐसा कोई हारा हुआ जवारी आपके पास माफ़ी की तलब से आए, जो सिर्फ़ दिली सुकून के लिए आपसे माफ़ी का तलबगार हो। आपका सुकून इसके साथ क्या सलूक इसके साथ क्या होगा सरीना इफ्तिख़ार? हिना खान रवानी से बोल तो गई, मगर आँखों से झलकते हुए आँसू चाह कर भी ना रोक पाई। जबकि सरीना नासमझी के आलम में इसे देख रही थी। क्या कहना चाह रही हैं आप? किस बारे में बात कर रही हैं आप? सरीना होंको की तरह हिना खान को रोते हुए घूर रही थी, जिसके आंसू रेले की तरह बहकर इसका चेहरा भिगो रहे थे। मगर ये लड़की इस तरह क्यों रो रही थी? सरीना ये समझने से कासिर थे। अब बताएं ना कि आप माफ़ कर देंगी? हिना खान रोते हुए सरीना के पाँव में आके बैठ गए। हिना खान की आर्ज़ी देखकर तो सरीना को ठंडा पसीना आना शुरू हो गया था। आप ये क्या कर रही हैं? उठें, ऊपर बैठें और आप जो भी कहना चाहती हैं साफ शफाफ लफ्ज़ों में कहें। मैं सादा सी बंदी हूँ, पहेलियाँ मेरी समझ से बालातर हैं। सरीना खुद परेशान हो गई थी, आखिर माजरा क्या है? आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ज़ुल्म किया आपके साथ। आप जो चाहेंगी सज़ा दें, मगर माफ़ कर दें, मैं आपसे दिल से माफ़ी की तलबगार हूँ। हिना खान धाड़े मार-मार कर रोते हुए सरीना को कशमकश में मुब्तला कर चुकी थी। सरीना जल्दी से किचन में पानी लेने भागी ताकि हिना ज़रा संभल पाए और फिर हकीकत बयान करे। सकलन सरीरा को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए डुप्लिकेट की से बगैर नॉक के दरवाज़ा खोल कर जैसे ही अंदर आया तो गेस्ट रूम में ग्लास विंडो से अंदर नज़र अजीब ही मंज़र पर पड़ी। बाहर बरामदे से अंदर के सारे मनाज़िर बाखूबी देखे जा सकते थे। गेस्ट रूम की वॉल को ग्लास से बनाया गया था। ग्लास वॉल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अंदर बैठे गेस्ट पर नज़र रखी जा सके। यानी बाहर से तो देखा जा सकता था, मगर गेस्ट रूम से बाहर कुछ नहीं दिखाई देता था। यही इस रूम की ख़ासियत थी, जो सकलैन पे आज आश्कार हुई थी। मगर कौन थी लड़की और इस तरह ज़ोर-क़तार क्यों रो रही थी? सकलैन को हैरत ने आ घेरा था। और सरीना का इससे क्या ताल्लुक? तो क्या सरीना ने आज जानबूझकर ख़ास इस मकसद के लिए छुट्टी की थी? सकलैन के दिमाग में आंधियाँ चल रही थी, मगर सकलैन ने अब ये राज़ हर सूरत पाना था कि लड़की आखिर इतना रो क्यों रही थी। दूर से ऐसा महसूस होता है कि लड़की देखी हुई है। पहले सकलैन के ज़हन में एक ख़्याल आया, क्यों ना पिछले बरामदे में जाकर आराम से इस लड़की की गुफ्तगू सुने, क्योंकि पिछले बरामदे में गेस्ट रूम के रोशनदान खुले होते हैं और अगली बरामदे में रोशनदान के नीचे एक खूबसूरत सा फिल्मी टेरेस बना हुआ था, जिस पर गुलदान बहुत खूबसूरती से सजाए हुए थे। इनके पास खड़े होकर आसानी गेस्ट रूम के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो सुनी जा सकती थी। सकलैन ने बगैर कदमों की चाप किए दूसरे पोर्शन का रुख किया, जहाँ इसने नन्हे साइज़ के टेरेस में बआसानी उतरा जा सकता था। सकलैन कभी भी किसी की बातें सुनने का ख़्वाह नहीं था, मगर सरीना अपनी मासूमियत के बायस अक्सर लोगों की बातों में आ जाती थी, तो इस बार सरीना के सारे दुश्मनों का इस्बात करना सकलैन की अव्वलीन तरजीह थी। सकलैन आराम से इस नन्हे टेरेस में जाकर कोने पे सुकून से बैठ गया, मगर अंदर से वो मुसलसल रोने की आवाज़ें आ रही थी और सकलैन मुंतज़िर था कि कोई गुफ्तगू करे और सकलैन मामले की नोयत जान सके। सकलैन अभी मुंतज़िर था जब इसकी समातों से रोती हुई आवाज़ टकराए। मैंने बहुत ही गलीज़ हरकत की थी, मगर मुझे उकसाया गया था। मैं ऐसा कभी भी ना करती। हिना खान रोते हुए रंजीदा लहजे में बोली, जबकि सरीना अब भी नासमझी से इसे तक रही थी।
कौन हैं आप और ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इस कदर शर्मिंदा हैं? मुझे साफ-साफ बताएँ। आपका रोना बता रहा है काफ़ी बड़ा गुनाह सर्द हुआ है आपसे, लेकिन आपके इस गुनाह का मेरी ज़ात से क्या ताल्लुक है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सरीना हैरत से बोली, आपके माज़ी में स्याही भरने वाली मैं ही हूँ। हिना खान मुजरिमों की तरह थर-थर काँपते हुए सरीना को हैरत का मुजस्मा बना गई। सरीना ने दिल से दुआ मांगी थी कि इस रात कॉल करने वाली लड़की ये हिना खान ना हो, क्योंकि इस लड़की को माफ़ करने का ज़र्फ़ सरीना इफ्तिखार नहीं रखती थी। अगर यही वो लड़की थी तो कहाँ से लाई गई थी सरीना इतनी आला ज़र्फ़ी? क्योंकि मांगने का इलाज देना देना होता और सरीना इफ्तिखार का दिल सखावत से माला-माल था, मगर इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मांगने वाला खाली हाथ लौट के जाने वाला था। क्या मतलब आपका इस बात से? सरीना ने डरते हुए पूछा। वो दिल से दुआ की कि अल्लाह जी ये लड़की वो ना हो। इस रात आपको अपने घर की दहलीज़ पार करने पर मजबूर करने वाली का सिर्फ़ औरत मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ वो कम सिर्फ़ जो किसी की बातों में आ गई थी। मगर मेरा मकसद इतना भयानक नहीं था जितनी खौफ़नाक वो रात बन गई थी। मेरा यकीन करें मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। हिना खान रोते-सिसकते राज़ खोले जा रही थी, मगर सरीना तो जैसे पत्थर की हो गई थी। सरीना जो ये सोच कर बैठी हुई थी कि ज़िंदगी में जब भी कभी इसे वो लड़की मिली जो इससे इंतकाम लेगी, जिससे इसकी सारी ज़िंदगी ज़ंग आलूद कर दी, जिसने बाहर आने से पहले सरीना की ज़िंदगी की सारी रंगीनियाँ ग़ज़ा में मुंतकिल कर दी। ग़ज़ा भी ऐसी जिसमें सारी ज़िंदगी पतझड़ का मौसम ठहर गया था। इसे मकाफ़ात अमल से रोशनास कराएगी, मगर यहाँ तो मामला उलट हो गया था। सरीना को बेमंज़िल, बेनिशान करने वाली खुद पल-पल आँसू छलका रही थी। खुद सरीना के दर पे माफ़ी की तलबगार थी, खुद बेसकूनी का शिकार थी। सरीना इफ्तिखार इस नाहती लड़की से क्या इंतकाम लेती? आपने मेरी ज़ैद की सारी चाशनी कड़वाहट में बिखेर दी, मगर क्यों? आपको मुझसे क्या मसला था? क्या ताल्लुक था मेरी ज़ात का आपकी ज़िंदगी से? बताना पसंद करेंगी? सरीना की आँखें दुःख की शिद्दत से सुर्ख़ अंगारा हो चुकी थीं। आँसू झलक-झलक कर रुखसारों पे भल-भल बह रहे थे। आप मेरे भाई की मोहब्बत थी, इनकी चाहत थी, बस नासमझी में किसी के उकसाने पे एक इंतहाई गलत कदम उठा गए। हिना खान का मुसलसल रोने की वजह से गला रूंध गया था। हालत ऐसी थी वो रो भी नहीं सकती थी और रोना तो लाज़िम ठहरा। सरीना तो शिद्दत से ज़मीन पे ठास ही गई। सरीना का दिमाग सुन्न हो गया था। यानी अशफाक खान ने ये सब करने का बोला, लेकिन अगर इसने बोला होता तो इस वक़्त ज़ख्मी क्यों होता? क्या पता वो सब अशफाक खान की चाल हो? सरीना को लगा अगर मज़ीद सच सुनेगी तो इसका दिल की हरकत साख़त हो जाएगी। सरीना ज़मीन पे ऐसे बैठी थी जैसे लुट गई हो, इसका सारा कुछ इससे छीन लिया हो। कौन था वो? किसने आपको इस काम के लिए उकसाया? सरीना ने ना चाहते हुए भी सवाल पूछा। सरीना इस वक़्त जिस कर्ब से गुज़र रही थी वही जानती थी। अगर हिना खान का जवाब अशफाक खान होता तो ये तो तय था सरीना खान का एतबार मोहब्बत से उठ जाना था। हिना खान सोफ़े पे घुटनों में सर दिए रो रही थी। सर उठा के सरीना को देखा तो अपने होने पे बहुत शर्मसार हुई थी। वो एक लड़की थी, भाई को पसंद करती थी, मगर भाई आपको पसंद करते थे। भाई ने इसके बारे में ज़्यादा तो कभी ज़िक्र नहीं किया था, मगर वो लड़की खुद मुझे एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में मिली थी। उसने मुझसे नंबर ले लिया था। हिना खान अटक-अटक कर रोते हुए बोल रही थी, जबकि सरीना हैरान व परेशान ही सोची थी अब ये लड़की कौन हो सकती है। नंबर लेने के बाद मुझसे काफ़ी फ्रैंक हो गई थी। इसने मुझे शीशे में उतार लिया था। मैं इसकी बातों की असीर हो गई थी। वो लड़की मुझे आपसे बदगुमान करती रही। वो कहती थी कि आप अपने कज़न से प्यार करती हैं, मगर अमीर लड़के फँसाने का शौक है आपको, इसलिए अशफाक खान को अपने साथ बाँध कर रखा हुआ है। ताकि अगर आपका कज़न हाथ से निकल जाए तो मेरा भाई दूसरी चॉइस के तौर पर आपके पास मौजूद रहे। मुझे लगा भाई आपके हाथों बेवकूफ़ बन गए हैं, इसलिए मुझे इस लड़की पे तरस आने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि भाई इस लड़की की मोहब्बत ठुकरा कर ला हासिल के पीछे भागकर गलती कर रहे हैं। चूँकि इन दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा अफ़सरदा रहने लगे थे। अम्मी जान बहुत परेशान रहने लगी थी भाई की वजह से, और भाई का एक ही विरथ था कि सरीना इफ्तिखार से मोहब्बत ने दिल को इसी के नाम कर दिया है। इस हादसे से चंद दिन पहले मुझसे आपकी बहुत बातें की, आपकी इन खूबसूरत आँखों की बहुत तारीफ़ें की। कहने लगे मैं अपनी धड़कनें वहीं कहीं इनकी आँखों के इर्द-गिर्द खोकर आया हूँ, तभी तो वो दिल काबू में नहीं आ रहा आजकल। मुझे भाई पे बहुत तरस आने लगा। मैंने इस लड़की को साफ मना कर दिया था कि भाई किसी सूरत इसको नहीं अपनाएँगे, क्योंकि भाई सरीना इफ्तिखार से इश्क में बहुत आगे निकल चुके हैं, जहाँ से वापसी नामुमकिन है। दिल में तमाम तर दर्दों के बावजूद मेरा दिल आपके साथ कायल हो गया, मगर मसला ये था कि आपने भाई को साफ इनकार कर दिया था। हिना खान सरीना के पास ज़मीन पे बैठ चुकी थी और अपने जज़्बात और आँसू पे बंद बाँधे पूरी दास्तान हो सुना रही थी, और सरीना जज़्बात से आरी संग के मुजस्मे की तरह बस सुने जा रही थी।
हिना अपने गालों पे फिसलते आंसू को बेदर्दी से रगड़ते हुए दोबारा से गुफ्तगू शुरू कर चुकी थी। एक रात में जिस लड़की को, हालांकि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई खुश रहे तो एक रास्ता है जिसके ज़रिए भाई अपनी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। मैंने हैरानगी से इस्तफ़ार किया, कौन सा रास्ता? कहने लगी, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पे पहुंची कि सरीन इफ्तिखार आपके भाई को तस्कीन दे सकती है, मगर वो नहीं मानेगी। मैंने सवाल किया कि आप सरीना को जानती हैं? कहने लगी, हाँ, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्योंकि भाई से बहुत बार मैंने पूछा, वो लड़की जो आपके पीछे पड़ी हुई है वो सरीना को जानती है? तो भाई हर बार टाल देते थे। हिना खान थोड़ी देर रुकी, क्योंकि मुसलसल रोने की वजह से हिना का गला अब जवाब दे रहा था। सरीना इफ्तिखार को तो जैसे पूरे जिस्म में सुइयां चुभती हुई महसूस हुई, जबकि काफ़ी देर से टेरिस पे खड़े सकलैन का जब्त अब जवाब दे रहा था। सरीना ने पास पड़ी बोतल से एक गिलास पानी इसे निकाल कर थमाया। हिना खान जैसे घटाघट पी गए। मैंने झट से इसे बोला, पूरा एड्रेस भेजो, मैं और अम्मी जान रिश्ता लेकर चलते हैं। मगर वो कहने लगी, सरीना कभी नहीं मानेगी, इसका एक ही हल है। इसने मुझे सारी रात समझाई कि मैं आपको इस तरह रात के पहर घर से बाहर निकलने पर मजबूर करूँ तो वो ज़रूर आएगी, और दूसरी दफ़न भाई को फ़ोन करूँ कि इसे भी बुलाना, तो दोनों को जब इकट्ठे सब देखेंगे तो तुम्हारे भाई के नाम से बदनाम हो जाएगी, और इस तरह इसके घर वाले मजबूरन रिश्ता देने पर मजबूर होंगे। इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने बहुत सोच विचार के और भाई की मजनू वाली हालत देखकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर लिया। मगर इस रात के बाद खुशियाँ तो जैसे हमसे रूठ ही गई। मैं वैसी करती कि जैसे वो कहती कि, और फिर वो हादसा पेश आ गया। बात के इख्तिताम तक हिना खान दाढ़े मार मार कर रोने लगी, जबकि सरीना की ज़बान मुखफिल हो गई थी। सरीना का सारा बदन काँप रहा था। खुदा करे जिस लड़की का सरीना सोच रही थी वो ना हो। खुदा करे सरीना की क्या राय गलत हो। सरीना की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। सरीना ने आंखें बंद करके एक आखिरी सवाल हिना से पूछने का इरादा किया, क्या आप लड़की का नाम जानती हैं? सरीना का दिल थरथरा से अथल पुथल हो रहा था। इसका नाम मारविश था। हाँ, यही बताया था भाई ने, और उस लड़की ने भी। मारविश का नाम सुनकर सेकंड हैदर चकराकर टेरिस पे गिरा था, मगर नीचे गिरने से बचत हो गई थी, जबकि सरीना को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। सरीना का पूरा जिस्म ऐसे अकड़ गया जैसे मरने से पहले की घड़ी हो। मगर टेरिस पे सकलैन के गिरने से इसे शोभा हुआ कि आ रहा है। सरीना ने जल्दी से हिना खान को यहाँ से भगाने का सोचा, मगर जिस्म में सांस नहीं थी। बोलना चाह रही थी मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। सारा जिस्म साकत हो गया था। कल भी हरकत लगता था बस रुकने वाली हो। सरीना ने सोचा, हो सकता है कोई और मारविश हो, वो ना हो, क्योंकि एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। और मारविश ने कभी इजहार भी नहीं किया था कि इसे अशमरन खान पसंद है। वो एक बार कहती, सरीना खुद अशमरन खान से इल्तिजा करती, मगर वो कहती तो तब ना। सरीना ज़मीन पे बैठे ज़ोरों को तार रो रही थी, मगर एक आखिरी उम्मीद के साथ सवाल किया, इस लड़की का पूरा नाम जानती हैं आप? मारविश ने सिसकते हुए सवाल पूछा। जी जानती हूँ, इसका रिज़ल्ट देखा था जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया तो भाई के मोबाइल पे किसी ने आपकी पूरी क्लास का रिज़ल्ट भेजा था। इसमें इसका पूरा नाम पड़ा था। हिना खान याद करते हुए आंसू पोंछ कर बोली, क्या नाम था पूरा? सरीना ने कांपते दिल के साथ सवाल पूछा। मारविश हैदर नाम था उसका। और सरीना इफ्तिखार की आखिरी उम्मीद भी मधूम हो गई। सरीना को लगा पूरी दुनिया इस पे हंस रही हो। क्या खेल खेला था मारविश ने? सरीना थरथरा रही थी, जबकि हिना खान माफ़ी की तलबगार थी। क्या आप जानती है इस मोहल्लेदार लड़की को? हिना खान ने रोते हुए इस्तफार किया। नहीं। सरीना ने रोते हुए नफ़ी में ही जवाब दिया, आपसे झूठ बोला था, हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। सरीना भी बात ही कर रही थी, इसे ऐसा लगा कोई कीच घसीट रहा है। सरीना हज़िन अंदाज में उठकर हिना की तरफ बढ़ी। आप जल्दी से जाएँ यहाँ यहाँ से, मेरे हस्बैंड की वापसी का वक़्त होने वाला है। आप जल्दी से जाएँ, सॉरी मैं आपको कुछ खिला नहीं सकी, मगर कभी सही। सरीना हिना को पकड़कर बाहर निकालने वाले अंदाज में बोली, देखिए मुझे अभी और भी अज़ियतनाक कहानी सुनानी है, अपना दर्द भी सुनाना, आप इस तरह तो ना करें मेरे साथ। हिना अफसरदी सी इनकसारी से बोली, देखिए मुझे मज़ीद कुछ नहीं सुनना, आपको खुदा का वास्ता आप चली जाएँ, आप आगे ही मेरा बहुत नुकसान कर चुकी हैं, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें, चली जाएँ आप। सरीना रोते हुए इसके आगे अपने हाथ जोड़ चुकी थी। ओके मैं चली जाऊँगी, मगर मुझे कोई माफ़ी की नवीयत तो सुनाएँ। हिना शर्मसार सी आँखें लिए सरीना इफ्तिखार से बोली, आपने मेरी ज़िंदगी के सिर्फ़ 4 साल ही नहीं छीने, मेरे सारे ख्वाब छीने हैं, मेरी ख्वाहिशों का कत्ल किया है, मेरी नींदें हराम की हैं। आपकी इस हरकत ने मुझसे मेरी प्यारी अम्मा जान छीन ली। अम्मा को याद करते हुए सरीना का दिल बैठ सा गया। आपने मेरे महबूब हस्ती मेरी कायनात छीन ली। आपको माफ़ी यूँ खड़े-खड़े नहीं मिल सकती। मैं इतनी भी आला ज़र्फ़ नहीं हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से सही सलामत यहाँ पर आई थी। मेरी आला ज़र्फ़ी ये है कि आप वैसे ही सही सलामत वापस जा रही हैं। मैंने आपको नोचा नहीं, आप पे वार नहीं किया। क्या ये कम है? सरीना शिद्दत जज़्बात से हिचकियों से रोते हुए हिना खान को शर्मिंदगी की गहरी खाई में डाल रही थी।
کیا آپ مجھے نوچیں، مجھے گالیاں دیں، مجھے تھپڑ رسید کریں، مگر مجھے معاف کر دیں۔ حنا خان روتے ہوئے سرینا کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ مس حنا خان، آپ جا سکتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کوئی اور قدم اٹھاؤ جو میری شخصیت کے خلاف ہو۔ سرینا انتہائی غصے سے بولی، آپ مجھے معاف، آپ جا سکتی ہیں۔ سرینا نے حنا کا جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ حنا خان یہی ڈیزرو کرتی تھی، مجبوراً باہر کی جانب چل دی۔ گیٹ کے پاس جا کر پلٹ کر دیکھا تو سرینا پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کیا میں پھر کبھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتی ہوں؟ حنا خان نے اطمینان ساری سے التجا کی کہ سرینا کو اس لڑکی کی حالت پر رحم آیا۔ زندہ رہے تو دیکھیں گے، خدا حافظ۔ سرینا خان کے منہ پہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ سرینا گیٹ پہ بند کر کے بے جان جسم کے ساتھ خود کو گھسیٹتے اپنے کمرے میں گرنے کی غرض سے پہنچی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر شدید رہ گئی۔ ثقلین زمین پہ الٹا لیٹا ہوا زوروں کا تار رو رہا تھا اور ساتھ اپنے بائیں جانب دل کے مقام پر ہاتھ مچل رہا تھا۔ سرینا کے پاؤں سے تو سچ میں زمین سرک گئی تھی۔ یا خدائے، ثقلین اس سچ سے بے خبر ہوں۔ سرینا نے ثقلین کی جانب بڑھتے ہوئے دل سے دعا کی تھی۔ سرینا بھاگتی ہوئی زمین پہ پڑے ثقلین کے پاس گھٹنوں کے بل جا کے بیٹھی تھی۔ ثقلین، کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تائی جان تو ٹھیک ہے نا؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ماروی کو خدشہ تھا شاید گھر سے کوئی بری خبر آئی ہوگی، مگر ثقلین ایسے ہی زمین پر الٹا لیٹا ہوا بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ ثقلین، سنیں تو صحیح، آپ اس طرح مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ سرینا ثقلین کو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، شدت جذبات سے بھیگی آواز سے ثقلین بولا۔ ثقلین کو اس طرح روتا دیکھ کر سرینا کا دل کٹ رہا تھا۔ ثقلین، بتائیں تو صحیح، اس طرح تو کسی صورت آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ سرینا بھی نہ چاہتے ہوئے رونے لگی۔ ثقلین ہلکا سا کسما کر بالکل سیدھا لیٹ گیا۔ روتی سرخ آنکھیں ثقلین کے اندر مچھائی تباہی کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ کے اندر کچھ بھی چھن سے کیوں نہیں ٹوٹا سرینا؟ اتنی مضبوط نہ بنے، مجھ پہ چلائیں، اپنے اندر کا درد مجھ پہ نکالیں جیسے ہمیشہ کہتی تھیں آپ۔ ثقلین ہاتھ کا سرہانہ بناتے ہوئے سرینا سے سوال کر رہا تھا۔ سرخ سوجی ہوئی دلکش آنکھیں، افسردہ انداز، جذبات سے لبریز لہجہ۔ سرینا ثقلین کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ ثقلین کی حالت اس کے اندر کے حالات کی گواہی تھی۔ سرینا نے جلدی سے صوفے سے کشن اٹھا کر زبردستی ثقلین کے سر کے نیچے دیا اور اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ کیوں آنسو صاف کر رہی ہیں؟ مجھے کہیں نا کہ میری وجہ سے برباد ہوئی آپ، مجھے بولے نا کہ میری جان، میری کل کائنات، میری امی جان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ کی بربادی میں۔ ثقلین ایسے بول رہا تھا کہ کوئی بھی دل رکھنے والا سنے تو دل دہل جائے۔ آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی میں نے، آپ کا اس سارے قصے میں رتی بھر قصور نہیں، آپ خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ سرینا ثقلین کے بالوں کو پیشانی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا سرینا؟ ثقلین درد سے تڑپتے لہجے میں، سرینا کا دل بھی دھڑکا گیا۔ کس کا؟ سرینا نے سوال ایسے کیا جیسے سب سے بے خبر ہو۔ ثقلین نے اپنے آنکھوں سے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ وہ تو میرا بچہ تھی سرینا، میں نے بہن کی طرح نہیں اولاد کی طرح اس کو پالا تھا، دنیا کی ہر چیز اس کو میسر کی، اس کی ہر بات اس کے کہنے سے پہلے پوری کی۔ وہ جانتی تھی میں آپ سے کس قدر الفت رکھتا ہوں، وہ اچھی طرح سے باخبر تھی میری کتنی عقیدت تھی آپ کی ذات سے۔ پھر بھی اس نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرے دل پہ کیا بیتے گی۔ ثقلین کا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے بچوں کی طرح لاڈ رہا اس کے، خیر بچے بھی کہاں سارے سلے دیتے ہیں۔ مارویش نے میرے محبت بھرے جذبات مجروح کیے ہیں، میں تو آپ کا واقعی مجرم ہوں۔ ثقلین سرینا کی طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ ثقلین، آپ کا یہ ٹوٹا ہوا شکستہ انداز میرے وجود کو کرچی کرچی کر رہا ہے، آپ پلیز صبر سے کام لیں، آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، پھر آپ اتنا دل پہ کیوں لے رہے ہیں؟ سرینا ثقلین کا سر اپنا گود میں رکھتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کو بدنام کر کے اس نے کون سی عداوت دکھائی ہے؟ کیا وہ یہ سب کر کے مجھے تکلیف دینا چاہتی تھی؟ اس نے تڑپ دیکھنے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ ثقلین کا دل اور سانس دونوں ہی قابو میں نہیں تھے۔ ثقلین کی تڑپ، ثقلین کا دکھ فقط اس لیے تھا کہ سرینا کو تکلیف ملی ہے تو گویا ثقلین کو تکلیف دی گئی ہے، اور تکلیف دینے والا کوئی اور نہیں، اس کی بہن تھی۔ تکلیف ایسی کہ چیخ کے رونا چاہوں، ضبط ایسا کہ لب سے آہ بھی نہ نکلتی۔ اور سرینا اپنی گزشتہ ثقلین کے ساتھ رویہ رکھے گئے رویے پہ کافی شرمسار تھی۔ آپ کو نہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، آپ سے تو پیار کرتی ہے نا۔ سرینا کے آنسو گالوں کو تر کرتے ہوئے تھوڑی سے نیچے بہہ گئے۔ ان دونوں میں آتش جوان تھا، آپ کے خیالوں خوابوں میں سانس بس لیتا ہے، اور وہ خوبی جانتی تھی
اس نے آپ کو بدکردار کرنے کے لیے مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے، آپ کو داغدار نہیں کیا، میری روح پہ زخم دیے ہیں۔ میں کس سے گلہ کروں سرینا؟ وہ میری ماں جائی ہے، اس نے جگر پاش پاش کیا ہے جسے گلہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کس کی تربیت کو برا کہوں؟ اپنی ماں کی، اپنے بابا جان کی؟ میری تربیت بھی تو ان دونوں نے کی ہے۔ میں تو کسی کا مذاق میں بھی دل نہیں توڑ سکتا، میں تو چاہ کر بھی کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتا۔ کیوں ایسا کیا میرے ساتھ؟ اس دفعہ چوٹ بہت بری جگہ سے کھائی ہے، اب شاید ہی میرے زخم پوری زندگی بھر پائیں۔ سکلین دکھ کی اتھائے گہرے میں ڈوبا رنجیدگی سے بول رہا تھا۔ سرینا نے سکلین کے سر کو ٹھیک طرح سے اپنی گود میں رکھا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ اس طرح ٹوٹ کے بکھر جائیں گے تو میرا وجود جو پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے اسے کون سمٹے گا؟ سرینا اپنا ماتھا سکلین کے ماتھے سے مس کرتے ہوئے بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، درد میں ہوں سرینا، میرا دل درد سے کرا رہا ہے، اس کی آواز آپ نہیں سن سکتے۔ سکلین دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے دکھ سے چور لہجے میں بولا۔ ایک آنسو نہ چاہتے ہوئے سکلین کی آنکھ سے ڈھلک گیا۔ آپ دل پہ نہ لیں، ماضی کی ایک خلیات سمجھ کے بھول جائیں۔ سرینا سکلین کو تھامے ہوئے بولی، جو اس وقت کارپیٹ پہ سرینا کی گود میں لیٹا وہ شدید تکلیف میں تھا۔ سکلین حیدر بنا ہی تکلیف اور دکھ سہنے کے لیے ہے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نہ روئے، میں نہیں مرتا، میں تب نہیں مرا تھا جب آپ نے خود کو مارنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں لیکن جس محبت کا دعویٰ مجھے آپ سے تھا، مجھے تو مر جانا چاہیے تھا۔ کتنے غموں نے میرے دل کو نکارا بنا دیا تھا سرینا۔ سکلین اپنے بائیں سائڈ میں مسلسل ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ شاید اس بار دل نے سکلین کی تکلیفیں سہنے سے انکار کر دیا تھا۔ سکلین اب بہت ضعف والے ہیں، اس دفعہ بھی اپنا دل بڑا کر لیں۔ سزا جزا کا معاملہ تو اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ رب بہتر صلاح دینے والا ہے، مگر اپنے لیے مزید اذیت مت پیدا کریں۔ اٹھے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، آپ کی طبیعت مجھے بہتر محسوس نہیں ہو رہی۔ سرینا زبردستی سکلین کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر سکلین نے منع کر دیا۔ کیا صلہ مانگوں گا میں خدا سے سرینا؟ کیا یہ کہوں کہ اللہ میری بہن کو مکافات عمل سے گزارے، اور فرض کرو وہ گزر جاتی ہے، اس عمل سے کون تکلیف میں جائے گا؟ پھر میں نہ، وہ میری بہن ہے، وہ تکلیف میں ہوگی تو میرا جگر چھلنی ہوگا۔ بس خود پہ ہی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کرتے ہوئے مجھ سے کہاں بھول چوک ہو گئی، جو اتنی باقی ہو گئی کہ آپ کی دنیا اجاڑ دی اور میری دنیا میں رنگ بھرنے والے کو سیاہ پوش کر دیا۔ مجھے ڈر ہے کہیں اس کا کیا دھرا سامنے آ گیا تو وہ تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی، کہیں رب اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر کے بدلے میں اسے پھنسا لیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی، میں نہ بھی برباد ہوا تو پھر بھی برباد ہو جاؤں گا سرینا۔ سکلین دیوانوں کی طرح سے سستے میں لگتے ہوئے چیخ کے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ آپ اوپر اٹھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ چونکہ سردی کا موسم تھا تو فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی اور خالی کارپیٹ پہ کافی ساری سردی محسوس ہو رہی تھی، جس کے باعث سکلین کانپ رہا تھا۔ سرینا نے منت التجا کر کے سکلین کو جلدی سے بیڈ روم میں جانے پہ مجبور کیا کہ خدا نہ کرے کہیں غصے سے سکلین کا بی پی نہ شوٹ کر جائے اور سکلین کو دل میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ بڑھ نہ جائے۔ ماروش نے اتنی زیادہ مہنگی شاپنگ کی تھی کہ حیدر صاحب کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بہت ہی عمدہ قسم کا کامدار جوڑا منتخب کیا تھا۔ کیا رنگ خوبصورت تھے، کیا کام خوبصورت تھا، کیا پہننے والی خوبصورت تھی، مگر کہ سوال یہ تھا کہ کیا ماروش حیدر کی قسمت بھی اتنی خوبصورت تھی؟ سائم نے اپنے اور فریہ بھابھی کے لیے اتنے خوبصورت مہنگے جوڑے لائے تھے کہ جس کو دیکھ کر فریہ تو خوشی میں جھوم رہی تھی اور رائکا تو اپنے بلیک رنگ کے باربی ڈول اسٹائل فراک کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ماروش اور امی جان کو سائم نے اپنی طرف سے بہت ہی خوبصورت جوڑے لا کر دیے تھے جو انہیں اس وقت تو بہت پسند تھے، جب تک انہوں نے فریہ کا جوڑا نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کا خوبصورت ہلکے کام سے بھرا گاؤن دیکھا تو ماروش کی آنکھوں کی چمن ہی مانند پڑ گئی تھی، جبکہ نادیہ بیگم نے تو منہ پہ بول دیا کہ اسے یہ سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اس طرح کے کپڑے کبھی پہنے جو نہیں، جس کے بعد فریہ نے رو رو کے اپنا برا حال کر دیا تھا اور ہائیکا کو اپنی ڈریس کی خوشی کم اپنی ماما کے رونے کا دکھ زیادہ ہو رہا تھا، اور سائم اب ان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ وہ کب سے یہی سوچے جا رہا تھا کیونکہ مما جان اور ماروش سے الجھنے کا مطلب کا طوفان کی آمد، اور آج کل وہ ذرا طوفان سے دور رہنا چاہتا تھا۔ سرینا نے سکلین کے اوپر کمبل ڈالا تھا تاکہ سردی سے اس کی طبیعت مزید خراب نہ ہو۔ سکلین نے اپنا نمبر بھی آف کر دیا تھا تاکہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، خاص طور پہ احسن، کیونکہ آج کل وہ مسلسل کالز کیے جا رہا تھا اور سکلین اسے کسی طور پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سوچنے کے بعد سکلین کو یاد آ ہی گیا تھا کہ اس لڑکی کو سکلین نے ایئرپورٹ پہ احسن خان کو ریسیو کرتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی وہ احسن خان کی بہن تھی، کیونکہ آج کی کارروائی کے بعد سکلین پر یقین تھا کہ احسن ہی عمران خان ہے، مگر احسن خان اگر یہ غلطی تھی کہ وہ بہروپیہ تھا، لیکن باقی وہ بھی سکلین کی طرح دھوکے میں تھا۔ اس کی بہن نے بھی اسے تکلیف دی تھی، وہ بھی اپنی بہن کی طرف سے اس غلط فعل پہ انجان تھا،
लेकिन क्या पता अब इसे मालूम हो, इसने सकलैन को बताना गवारा ना किया हो। सकलैन कुछ सर्दी और कुछ गुस्से की शिद्दत से कँपा रहा था जब सरीना इसके पास आकर बैठ गई। क्यों परेशान हैं आप? मैं परेशान नहीं हूँ सरीना, मैं दुःख में हूँ। मुझे अपनी बहन की इस हरकत से शदीद तकलीफ़ पहुँची है। हर बार मुझे तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। 4 साल पहले वो सब कुछ हुआ तो फिर मुझे तकलीफ़ से दो-चार होना पड़ा। आज नई हकीकत आशार का हुई है तो मुझे इस तकलीफ़ पहुँची है। पहली मेरी मोहब्बत पे बदनामी का दाग लगा। मैं वो दुःख किसी बिगड़े नासूर की तरह सहता रहा और अब जबकि पता चलता है वो दाग किसी और ने नहीं मेरी बहन ने लगाया है। मुझ पे ये खबर क़यामत बनकर टूटी है सरीना, और मैं कभी अपनी बहन की शक्ल तक नहीं देखूँगा। इसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। सकलैन रोते हुए सरीना के हाथों को अपने हाथों में वक़्तगुज़ारी के तौर पे जकड़ने लगा। सकलैन दिल बड़ा करे ना, इतने पैनिक ना हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपको रोता हुआ। मुझसे आपकी ये जुड़ी हुई वीरान हालत नहीं देखी जा सकती, बस कर दें। सरीना कंबल के अंदर होके सकलैन के सीने से जा लगी। नहीं होता ना बर्दाश्त, फिर क्या करूँ, ये दुःख बहुत बड़ा है। सकलैन सरीना को मज़ीद गुस्से लगाता भारी आवाज़ में रंजीदा लहजे में बोला, आप आज भी खुदगर्जी दिखा रहे हैं सकलैन, आपने गौर किया है सरीना सकलैन के सीने से लगी इसे हैरान कर गई। क्या मतलब? सकलैन इसे खुद से अलहदा करते हुए इसका चेहरा हाथों में लिए बोला, आप कब से अपने दुःख बयान कर रहे हैं? आपका हक था, आप मेरा दुःख सुनते, मेरा दर्द समझते, मुझे हौसला देते। मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, मेरी बसी ज़ियस्त उजड़ गई, ना माँ ना बाप, अकेली दोस्त वो भी कोसों दूर। मुझसे ये खबर पहाड़ बनकर टूटी कि मुझे अंधेरों में धकेलने वाली और कोई नहीं मेरी ताया ज़ात है, जिसे मैंने अपनी बहन समझा, वो आस्तीन का सांप निकली। और मेरा शौहर जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता है, मुझे अपना इश्क कहता है, वो दिन भर खुद से रो जा रहा है। एक दफ़ा भी आपने सोचा मेरा दिल क्या महसूस कर रहा है? क्या मेरी कल्बी हरकत भी रवा है या बंद होने वाली है? सरीना का दुःख इतना गहरा था कि सकलन मज़ीद सुन न सका और उसके मुँह पे हाथ रखकर इसे खुद में समो लिया। शकला ने ये तो सोचा ही नहीं था, वो तो कब से अपना दर्द सोच रहा था, अपनी तड़प बयान कर रहा था, और सरीना जिसकी ज़िंदगी पे वो क़यामत बीती थी, इसका सोचा ही नहीं। शकला ने अपना दुःख बहुत छोटा लगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दरअसल आप मुझे इतनी अज़ीज़ हैं कि आप पे बीता हुआ हर दर्द मुझे अपने जिगर से पार होता हुआ महसूस होता है। और यकीन माने आपका दुःख मुझे अगर आपसे ज़्यादा नहीं तो आपसे कम भी नहीं, और वैसे भी आपको मैं अपना जिगर कहता हूँ। आप वाक़ई मेरे जिगर का टुकड़ा हैं। मैं मौजूद ख़वाह हूँ, आपसे आपसे पूछा ही नहीं। शकलन सरीना के बालों पे बूसा देते हुए सरीना को अपनी बाहों के एसार में ले चुका था। मुझसे माफ़ी ना माँगे, बस इस बात को यहीं दफ़न कर दें। क्या आप मार्विश को माफ़ कर चुकी हैं? आपका बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, मैं नहीं कर सकता माफ़। सकलैन सरीना की नाक से खेलते हुए एक दफ़ा फिर रोने लगा। क्या वक़्त आ गया सकलैन, जिसे नरम दिल वाले इंसान को अपनी बहन से नफ़रत करना पड़ रही थी। आप रो क्यों रहे हैं? मैंने अभी क्या कहा आपसे कि मुझे नहीं देखना आपको रोते हुए, समझ नहीं आई आपको? सरीना सकलैन पे मसनूई गुस्सा करते हुए इससे दूर जाने लगी जब सकलैन ने इसको इस तरह खींचा कि गिरते हुए वो इसे ऐसे नीचे गिरी कि इसकी पीठ सकलैन के सीने से जा लगी। सकलैन ने आगे ले जाकर दोनों को हाथ लॉक कर लिया और सरीना को अपने हिसार में जकड़ लिया। सरीना दिल सकलैन सरीना के कंधे पर सर रखकर सरीना को अपनी तरफ मोड़कर इसके माथे पे धकते धकते लब रख चुका था। सरीना ने अपने सर की पुष्ट सकलैन के सीने से टिका ली। सरीना, आपको पता है मैं इन सारे दुखों में एक खुशी आज भी भारी है, जानती हैं क्या? सकलैन सरीना को खुद से लगा इसके सर अपनी थोड़ी अटकाए तजस्सुस से बोला, क्या? सरीना आंखें मूंदे हैरानगी से बोली, मैंने 4 साल पहले भी आपका मान नहीं तोड़ा। हालांकि इस वक्त मैं इस हकीकत से अनजान था, फिर भी एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में आपके लिए बदगुमानी नहीं पैदा हुई। मेरा दिल आपकी पाठशाही की गवाही देता था, और मुझे इस नाजुक सूरत हाल में भी अपने किए गए फैसले पर फ़ख्र है। मैंने तब भी सिर्फ आपकी आंखों में सच्चाई देखी थी। सकलन सरीना को अपने गोद में लिटाकर खुद इसके सर पर अपना माथा रखते हुए मोहब्बत से चोर लहजे में बोला, मैं आपकी इस मोहब्बत, इस भरोसे की ताज़ मशकूर हो रहूँगी। आपके इस भरोसे से का कोई मोल नहीं। आपकी मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती मता है मेरी। आप मेरे मसीहा हैं। आप जानते हैं इस दिन आप अगर मेरा भरोसा ना करते तो शायद मैं दुःख की शिद्दत से मर जाती। हाँ, मैं मर जाती सकलैन। सरीना रोते हुए दोबारा सकलैन के दिल के साथ लग चुकी थी। ऐसा नहीं बोलते सकलैन की जान, आप बहुत अच्छे हैं सकलैन। सरीना मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोली, क्योंकि जानती थी मकरूज़ है इस शख्स की बेलौस मोहब्बत की। मैं जानता हूँ, अच्छा चलें आप लेटे रहें, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। आपने कुछ नहीं खाया अभी तक। सरीना जैसे ही उठने लगी सकलैन ने वापस खुद से लगा लिया। ऐसे ही सीने से लगी रहो, सुकून आ रहा है, खाने पीने का कोई होश नहीं। कुछ घंटे सुकून की नींद लेते हैं। सकलैन सरीना को अपने साथ लगाकर ऊपर ब्लैंकेट ले चुका था। बर्फ़ गिरती है तो एक आँख सी लग जाती है। इश्क हर चीज़ की तासीर बदल देता है।
हिना खान जब से सरीना के पास से लौटी थी किसी तौर करार नहीं था। घर में भी सब इसकी वजह से परेशान थे, मगर हिना किसी सूरत किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। दिबाश ने एड़ी चोट का जोर लगाया, मगर वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। घर में सब परेशान थे, इसको आखिर हुआ क्या गया है, ये इतनी दिलबरस्ता क्यों है। हसन किसी काम के सिलसिले में मसरूफ था, सकलन मौजूद नहीं था, तो अब इसको सारे काम निपटाने थे दुश्वारी पेश आ रही थी, इसलिए इसकी वापसी भी रात को देर से होनी थी। हिना मुसलसल रोई जा रही थी, मगर क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं बता रही थी। दिबाश ने हसन को कॉल करके मुतल्ला कर दिया था कि हिना खान किसी परेशानी से गुजर रही है, मगर बताना नहीं चाह रही। हसन ने जल्दी आने का वादा किया था, क्योंकि हिना खान में इसकी जान बसती थी। मारविश ने निकाह के फंक्शन के लिए कार्ड छपवा लिए थे। सबको इनवाइट करते वक्त मारविश को न जाने क्या सूझी। इसे याद आया भाई का दोस्त अशमरान खान है, जिसने इसकी रात को बेमौल किया था, जिसने मारविश को धत्कारा था। तो क्यों ना मारविश भी इसको अपने निकाह का कार्ड भेजकर सरप्राइज़ करे कि वो भी इतने आला ख़ानदान में निकाह कर रही है। चुनांचे मारविश ने एक कार्ड पे एहसन खान बमा एहलो खाना लिख दिया, मगर एहसन खान के साथ ब्रैकेट में बहरूपिया अशमरान खान भी लिख दिया, और ड्राइवर को तफसील समझा दी कि ये भाई के दोस्त एहसन खान को दे देना। मारविश एहसन खान को निके का कार्ड देकर काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रही थी, ताकि वो जेलसी फील करे और मारविश के दिल में ठंड पड़े, मगर ये तो अल्लाह ही जानता था कि ठंड किसके कलीजे में पड़ने वाली थी, मारविश या एहसन खान के। एहसन खान जैसे ही घर पहुंचा तो हिना खान के कमरे से सबकी आवाज़ें आ रही थी। हिना खान अब पहले से काफ़ी बेहतर थी, मगर तबीयत कुछ अफसुदर सी थी। एहसन खान सीधा इसके पहलू में जाकर बैठ गया। निबाश, निमरा, यास्मीन बेगम और एहसन की अम्मी सब हिना खान का दिल बहलाने के लिए इसे रंग बिरंगी बातें करने में मसरूफ़ थे। क्या हुआ हिना आपको? आपका चेहरा कितना उतरा हुआ है, पीला जद पड़ रहा है आपका चेहरा, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने और माफ़ी किसी तौर मुमकिन ही ना हो। एहसन हिना खान के चेहरे की उड़ती रंगत देखकर मजाक में हिना खान को मुताखिब करके बोला। हिना खान का तो दिल बंद होते होते रह गया। सही तो ही तो कह रहा था भाई, तहे दिल से माफ़ी की तलबगार थी हिना, मगर सरीना इफ्तिखार ने माफ़ न किया, और ये बात हिना खान को अंदर से दीमक की तरह चाट रही थी। अंदर ही अंदर हिना खान ख़त्म हो रही थी, क्योंकि जिस हस्ती के इसने इतना बड़ा जुल्म किया था, आज इसकी मासूमियत पे दिल हार कर आई थी। हिना सोचों में गुम थी। इसे पता ही नहीं चला कब इसकी आंख से एक आंसू झलका और पास बैठे सारे अफराद को परेशानी में मुब्तला कर गया। क्या हुआ हिना, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? आप जानती हैं मुझ में अब मज़ीद कुछ भी खोने का हौसला नहीं। मैं इतना कुछ खो चुका हूँ कि अब मज़ीद कुछ भी खोने का ज़र्फ़ नहीं है। खुदारा कोई मुसीबत परेशानी है तो बयान करें। एहसन खान हिना खान के आंसू देखकर बेचैन हो गया था, जबकि ज़िबाइश ने तो आज एहसन की टूटी शिकस्ता हालत देखी थी, जैसे कोई बहुत ही अपना बिछड़ा गया हो इससे। ज़िबाइश को लगा एहसन खान अंदर से टूटा हुआ शिकस्ता इंसान है, जो अपनी बहन के उदास होने पर परेशान हो गया हो। नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, मैं अपने किसी ज़रूरी काम से गई थी, तो रास्ते में मुझे खबर मिली मेरी बहुत ही कनाडा में अच्छी दोस्त थी, इसकी माँ की अचानक वफ़ात हो गई। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हिना खान ने रोते हुए अपनी दोस्त का जिक्र किया, जिसकी एक हफ्ता पहले अम्मी इस दुनिया से गुजर गई थी, क्योंकि हिना कभी भी सरीना की सच्चाई सामने आने नहीं दे सकती थी। जिस बात से अम्मी जान एहसन खान को तकलीफ़ हो, हिना खान वो नाम भी लेना नहीं चाहती थी, और सरीना इफ्तिखार का नाम दोनों के अफराद के लिए तकलीफ़ का बाइस बन सकता था। ओह, तो ये बात ही तो आप सबको बता सकती थी, इसमें इतना डिप्रेस होने की क्या बात है। आप अपनी दोस्त को हौसला दें जो इस कड़े वक्त से गुजर रही, उल्टा आप खुद परेशान होकर बैठ गई। एहसन हिना के आंसू प्यार से साफ करते इसे समझाने वाले अंदाज में बोला। वैसे बाय द वे हिना, आपकी ऐसी कौन सी दोस्त है कनाडा में जिसे मैं नहीं जानती? सिपाही तजस्सुस से बोली। भाभी, हमारी क्लासमेट शीज़ा थी, जो आपको एक आंख निभाती थी, इसकी अम्मी की डेथ हो गई है। ओहो, अच्छा, तुम्हारा इससे अभी तक राब्ता है? जी भाभी। तो डियर, इस तरह परेशान तो कर नहीं करते ना, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया जिसको आपको इतना शदीद दुख है। जी भाभी, कुछ तलखियाँ और बातें अपना नक्श छोड़ जाती हैं। खैर, आप लोग आराम करें जाके, मुझे नींद आ रही है। हिना खान नींद आने की एक्टिंग करते हुए सबको मुतमईन कर चुकी थी। हालांकि नींद हिना से कोसों दूर थी। ज़िबाइश, एहसन, अम्मी जान सब हिना खान को बारी बारी प्यार करके चले गए। अब हिना खान रह गई थी, इसके साथ तारीख रात माजी में सरीना की गुजारी गई सारी काली रातों पे भारी रह रही थी। एक रात भी बितानी हिना को इसे आज ऐसा एहसास हो रहा था, जब दिल तस्कीन में ना हुई, हर रंग फीका और हर खुशी बेमायनी लगती है। हिना की आंखें इस दुख से भर गई, इसने क्या कर दिया था अनजाने में।
सकलैन की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। सरीना रात भर सकलैन के लिए जागती रही थी। सकलैन की आंख जैसी खुली, इसे किचन में खटपट की आवाज़ आई। सकलैन ने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे, यानी सरीना मैडम ने आज फिर यूनिवर्सिटी से छुट्टी की है। सकलैन जल्दी से उठा, ज़बरदस्ती अपने पाँव पे चप्पल अड़से और किचन की तरफ रुख किया। सरीना किचन में नाश्ता बनाने में मगन थी। बीवी अब आप यहाँ किस खुशी में अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं? आप जानती हैं ना आपकी पढ़ाई में खर्च हो रहा है। अब ऐसी ही तो नहीं हो ना ज़ूलॉजिस्ट बन जाएँगी। सकलैन सरीना की बेतुकी मसरूफ़ियत पे सख्त बरहम होते हुए बोला, अरे मैं आपकी पसंद का नाश्ता बना रही हूँ। आपकी तबीयत की नासाज़ी की वजह से छुट्टी की है और आप हैं कि मुझ पे बरस रहे हैं। सरीना सकलैन की इस बेअंतनाई पर सख्त मज़ा हुई। आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें, मुझ पर नहीं। चलें जल्दी से तैयार हो जाएँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी छोड़कर आता हूँ। सकलैन है सरीना को हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। इतने ज़ालिम ना बनें, आइंदा कभी छुट्टी नहीं करूँगी, पक्का वायदा। आज का दिन बस अपने साथ बिताने दें। सरीना के लब लहजे में बला की अनकास आ रही थी, जो सकलैन का मुंह दिल पिसने में कामयाब हो गई थी। इतनी ही मासूम बने जितनी आप हैं। सकलैन सरीना की मासूमियत पे चोट करते हुए बोला, आप आज सारा दिन घर पे ही होंगे ना? सरीना चाय की केतली के नीचे से गैस बंद करके उबले अंडे चेक करने लगी। आया पके भी होंगे या नहीं? आप क्या चाहती हैं, मैं घर पे रहूँ या नहीं? सकलैन बिल्कुल सरीना के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं चाहती हूँ आज का सारा दिन मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँ, आपके बहुत पास रहूँ। सरीना सकलैन की तरफ मुड़कर मोहब्बत भरे लहजे में बोली, रात भर तो इतने पास से आप मेरे दिल नहीं भरा। सकलैन सरीना को छेड़ते हुए बोला, हाँ नहीं भरा तो? सरीना ने गुस्से से सवाल दागा था, साथ साथ नाश्ते को ट्रे में सर्व भी करने लगी ताकि ताज़ा ताज़ा नाश्ता करके लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। बेगम आपकी गुर्बत बड़ी ख़तरनाक है, ना खुद कुछ करेंगी ना मुझे कुछ करने देंगी। खैर नाश्ता लेकर आएँ, पहले पेट भरते हैं फिर अपने वजूद से आपका दिल भरते हैं। सकलैन आँख मारते हुए दौमैनी अंदाज में कहते हुए सरीना को शर्मसार करते हुए बोला, मेरा दिल नहीं भरने वाला आपसे। अब आप यहाँ अब आपकी सरीना वो पहली वाली नहीं है। नहीं भरता आपसे दिल तो धड़ल्ले से कहती हूँ नहीं भरता। अब शर्माना कैसा? सरीना इतनी ऊँची आवाज़ में बोली कि बाथरूम में घुसे सकलैन को झटका लगा। क्या ये वही सरीना इफ्तिखार है? ज़िबाइश अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। आज ज़िबाइश ने शॉपिंग पे जाना था क्योंकि अब ज़िबाइश जल्दी से शादी के बंधन में बंधना चाहती थी। ज़िबाइश अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़िबाइश को एहसन खान की बीवी बनना था। वो अब भी बीवी थी मगर इस पे रोब नहीं झाड़ सकती थी। वो एहसन के रोल सारे ज़िंदगी के लिए बना बन वो एहसन की रोल सारी ज़िंदगी के लिए बनना चाहती थी मगर हिना खान की नासाज़ी तबीयत के बायस ज़िबाइश आज नहीं जा पाएगी। ज़िबाइश अपने ख़्यालों में डूबी हुई थी जब हिना खान तैयार होकर आ चुकी थी। हिना आप मेरे कमरे में कैसी हो आप? और किधर जाने की तैयारी है? ज़िबाइश को हिना को यूँ तरोताज़ा देखकर शदीद किस्म का झटका लगा था। अरे मेरी प्यारी भाभी, सोचा आपको मज़ीद इंतज़ार ना ही करवाऊँ तो अच्छा है। मैं आप निम्रा आपी और भाई आज सारे डिज़ाइनर को ऑर्डर दे के आएँगे। साथ में ज्वेलरी कलेक्शन, शूज़ कलेक्शन, डायमंड रिंग्स का कोई नए न्यू ब्रांड भी देख आएँगे। हम लोग जल्दी से अपनी शॉपिंग मुकम्मल करते हैं। जैसे ही सारे ऑर्डर मुकम्मल हो जाएँगे, सारे ड्रेसेस बनकर आ जाएँगे तो फिर हम रिलैक्स होकर डेट फिक्स कर देंगे प्यारी भाभी। खुदा आपका मुबारक करे। एक दफ़ा बीवी बन जाने दो, बहुत ही रोब डालूँगी तुम्हारे भाई पे। ज़िबाइश का मसनूई कॉलर झाड़ते हुए गुमान में एहसन पे रोब झाड़ने लगी। आपकी शक्ल ही नहीं रोब झाड़ने वाली और मेरे भाई को देखकर आपका लहजा बारोब रह ही नहीं सकता। हिना खान ने सवाल दागा क्योंकि ज़िबाइश की दीवानावार मोहब्बत से वाकिफ़ थी जो एहसन को देखकर ही पिघल जाती थी। कचा के रोब डालना, यही तो मसला है। तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है यार। मेरा मासूम दिल इसकी खूबसूरत शक्ल की हर ज़ाविये पे फ़िदा है। ज़िबाइश मुँह बनाते हुए अपनी कमज़ोरी कबूल कर चुकी थी। अरे भाभी फ़िक्र ना करें, मैं हूँ ना। चलो जल्दी से तैयार हो जाएँ, भाई ऑफ़िस से होके बाज़ार में ही मिलेंगे। सकलैन मोबाइल ऑन करे ना, साइम भाई और फरीब भाभी से बात करते हैं। मेरा भी मोबाइल आपने ऑफ़ किया हुआ है, अपना भी ऑन नहीं कर रहे, ऐसा कैसे चलेगा? सरीना सकलैन के ऐन दिल के मुकाम पर सर टिकाए इसकी उंगलियों में उंगलियां फंसा कर उलझते हुए उतरे चेहरे के साथ बोली, आप और मैं है ना एक दूसरे के साथ। सुबह तो आप कह रही थी बड़े वल्हानापन से कि सारा दिन मेरे साथ गुजारे तो भी दिल नहीं भरेगा। क्या हुआ, अभी से उकता गई? सकलैन सरीना के सर पे थोड़ी अटकाए इसे अपने सार में लिए हुए बोला, मैं तो अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मेरा दिल तो सच में आपकी गुर्बत से नहीं बढ़ने वाला। सरीना मोहब्बत भरी नज़रों से सकलैन की आंखों में देखती इसकी उंगलियों में जकड़ी अपनी उंगलियां निकालने की नाकाम कोशिश करने लगी। खैरियत? इतनी नवाजिश की वजह? सकलैन सरीना के माथे में बिखरे बाल मजीद उलझाते हुए बोला,
اتنی نوازش کی وجہ آ گئی ہے ثقلین، وہ آ گئی جو رب تعالیٰ نے مجھے بہت دیر سے بخشی ہے۔ آپ میرے سکون کا دوسرا نام ہے۔ آپ نے اماں کے جانے کے بعد جس طرح میرا خیال رکھا ہے وہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کا کامل یقین میری 4 سال کی رنجیدہ اور وحشت ناک راتوں پہ بھاری ہے ثقلین۔ بات کرتے ہوئے سرینا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو شبنم کی بوندوں کی طرح گالوں سے ٹپکنے لگے۔ تو پھر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ میں یہ سمجھوں؟ ثقلین کی خوشی جتنی تھی۔ جانتا تھا سرینا محبت کرتی ہے مگر اس کا اظہار کسی اور طریقے سے کرتی ہے۔ مگر ثقلین جتنی بار سرینا سے اپنے لیے جذبات سنتا تھا اتنی بار اس کے اندر ایک خوشی سرایت کر جاتی تھی۔ ہاں لگتے ہیں نا؟ سرینا بڑے جوش سے بولی۔ یعنی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ثقلین اس کے جذبات ابھارتے ہوئے اسے محبت کے اظہار پر اکساتے ہوئے بولا۔ جی بہت، سرینا نے اتنے آرام سے جواب دیا جس کی ثقلین کو توقع نہ تھی۔ تو کہے نا محبت ہے؟ ثقلین نے سرینا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کی روشن گہری آنکھوں میں اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سرینا کی ساری بہادری کہیں اڑن چھو ہو گئی تھی، پاؤں کے تلوے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئی تھی اور ثقلین اس بے خودی پہ دل و جان سے فدا ہو رہا تھا۔ کہے نہ؟ ثقلین دوبارہ سے بولا۔ کیا کہوں؟ سرینا اس کی ناک سے کھیلتے ہوئے ماتھے کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے انجان بنتے ہوئے بولی۔ یہی کہ محبت ہے؟ ثقلین سرینا کے سرعناری گالوں کو دباتے ہوئے سرینا کی سانسیں منتشر کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ کہاں ہے نا؟ سرینا نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ محبت یا عشق؟ ثقلین نے سوچا اب تو کسی جذبے کا نام لے کر اپنا خول توڑ دے گی۔ دونوں۔ سرینا بھی اپنے نام کی تھی۔ بڑے فخری انداز میں ثقلین کی ناک کے ساتھ ناک مس کرتے ہوئے بولی۔ اتنا کس بات پہ اطراری ثقلین؟ سرینا کی مخنون ترچھی ناک پہ لپ رکھتے ہوئے اسے کپانے پہ مجبور کیا۔ اترانا تو بنتا ہے جناب۔ ثقلین حیدر میرا ہے، میں ثقلین حیدر کی۔ سرینا ثقلین کی اناری لبوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے مقابل کے اندر ہلچل برپا کر چکی تھی۔ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں بھی۔ سرینا نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا؟ ثقلین نے آخری حرف آزمایا۔ وہی جو آپ کرتے ہیں، سرینا نے بھی بڑی چاہت سے جواب دیا۔ آپ بہت بری ہیں۔ ثقلین سخت بدمزہ ہوا تھا۔ محبت بھی ہے کہنا بھی نہیں ہے، لیکن آپ بہت اچھے ہیں۔ سرینا اپنا روز وال جملہ دہراتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں یقین۔ ثقلین سرینا کے سر پر اپنا سر رکھتے ہوئے سکون سے بولا۔ بھلا شابہ، من چاہے انسان میں طاقت ہوتی ہے، پل بھر کے لیے ہی صحیح مگر دنیا بھلا دے۔ سنیں نا ایک بات کہوں، مانیں گے؟ سرینا تھوڑی سہمی ہوئی بولی۔ سرینا ساری باتیں مانوں گا، دل کہیں تو صحیح۔ ثقلین محبت سے بھرپور خمار لہجے میں بولا۔ دل کے پاس تھی سرینا اور دل کسی اور ہی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ میری فری بھابھی سے بات کرا دینا۔ اوکے کرا دوں گا، مگر آج نہیں۔ آج میرا اور آپ کا دن ہے۔ بہت تڑپایا آپ نے اپنے اس مسلکن لمس کے لیے۔ اتنی تڑپ کے بعد آج کا دن بھی کم ہے۔ اب تو روز چھٹی نہیں کروا سکتا نا آپ سے محبت کرنے کے لیے؟ ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ سرینا ثقلین کے اس لوچے پہ ناسمجھی سے بولی۔ کچھ نکل بات کراؤں گا، لیکن اپنے موبائل سے آپ نے اپنا موبائل بالکل نہیں آن کرنا ہے۔ میں اب آپ کی اور اپنی زندگی میں کسی اور کی مداخلت نہیں چاہتا۔ پکا کل کرا دیں گے نا؟ سرینا ثقلین کی طرف دیکھتے ہوئے بچوں کی طرح لاڈلی بنتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں جی، دل کی لاڈلی کرا دوں گا، شکریہ۔ سرینا ثقلین کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگی اور ثقلین اپنی من چاہی کے ساتھ مصروف ہو کیا یہ جانے بغیر کہ وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اسناد بہت پریشان تھا، گھر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ ماروش نے جتنی تیاری کی تھی، جتنا مہنگا ڈریس لیا تھا، اگر عین نکاح کے موقع پہ صرف اسناد اس کا والد تشریف لے کر گئے تو ماروش تو حد سے اکھڑ جائے گی۔ مگر اسناد کیا کرتا؟ وہ تو مجبور تھا۔ گھر میں تو کیا اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ سارے آ کے لان تان کرتے کہ صرف دولت کی خاطر کسی لڑکی کے جذبوں سے کھیلنا کتنی غلط بات ہے۔ اسناد بھی کیا کرتا؟ والد کا سب کیا دھرا تھا۔ اسناد کو کسی بھی طرح ایک دولت مند لڑکی سے شادی کرنی تھی تاکہ اپنے والد کی عیاشی کے نتیجے میں ضائع ہونے والی پیسوں کا کوئی ذریعہ پیدا کر سکے۔ اور اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ایک ماروش ہی اس کی نظر آئی تھی جو اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو کے اسناد کو بغیر جانے اس پر مر بیٹھی تھی۔ اسناد اگر ماروش کو دھوکہ نہ دیتا تو اسے اپنی محبت، اپنی چاہت، ہاں اپنی من چاہی بیوی آرشین سے ہاتھ دھونا پڑتا اور اسناد کسی صورت اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آرشین کے گھر والے شرائط کے مطابق جب تک اسناد کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہوگا کسی طور رخصتی نہیں کریں گے، اور گھر اسناد کیا خاک لیتا، اس کا جتنا پیسہ زوشی ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ سے آتا تھا وہ سارا باپ کے قرضوں کی نظر ہو جاتا تھا۔ اور اسناد بھی دل پھینکتا، باپ کی عیاشی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں پہ پیسہ پانی کی طرح بہانا اس کا شیوا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسناد آج کل اپنے ماموں جان کے گھر رہ رہا تھا جو انہوں نے دیا تھا۔ جب تک اسناد لوگ اپنا گھر نہیں خرید پاتے جو انہوں نے بینک لون نہ چکانے کی اور کھویا تھا تب تک رہ سکتے تھے۔
اسناد ماروی سے بہت زیادہ سارا پیسہ چاہتا تھا، کیونکہ اسناد کا پھپھا جو اس کی بیوی آرشین کا باپ تھا، وہ کسی طور اسناد جیسے آوارہ باپ کے بد چلن بیٹے کو رشتہ دینے پر تیار نہیں تھا، مگر اپنی بیوی اور بیٹی دونوں اس رشتے کی طرف جھکاؤ دے کر اسناد کے پھپھا نے اس رشتے کے لیے ہاں تو کر دی اور پٹھانوں میں نکاح کے عام رواج کی وجہ سے نکاح بھی کروا دیا، مگر رخصتی کے لیے اسناد کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور اپنا گھر ہونا لازم و ملزوم تھا، اور اسناد کے پاس باپ کے قرضے اتارنے اور آرشین کے باپ کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا، یعنی ماوش کو اپنے ساتھ ملنے والے حصے کو بٹور کر وہ اسے ساتھ رکھے گا اگر رہنا چاہتی ہوئی، کیونکہ سونے کی چمچ کو کون چھوڑنا چاہے گا۔ مگر اب ان ساری باتوں کو سوچ کر تو اسناد مطمئن تھا، مگر ماروش کی طرف سے جب وہ لوگ پوچھیں گے گھر والے کدھر ہے اور کوئی نہیں ان کی فیملی میں، تو پھر کون جواب دے ہوگا، مگر اسناد ماروش کو بہلا پھسلا کر نکاح کے بعد اپنے ساتھ ہی لے آئے گا، کیونکہ جتنی وہ بے صبری ہو رہی تھی اس کے بعد ادھر ہی رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا۔ اسناد کا دل اندر سے ڈر رہا تھا، مگر وہ جب اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے ہی رہا تھا تو تھوڑا اور ڈرامہ ہی صحیح۔ احسن خان سب کو آج کے دن کے متعلق ہدایت دے کر آفس میں فائل کو سمیٹنے کی غرض سے لوٹا تو ٹیبل پر ایک کارڈ پڑا ہوا دیکھا۔ کارڈ کسی کے نکاح کے فنکشن کا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سکلین کی بہن کی نکاح میں انویٹیشن کو دیکھ کر احسن کو خوشگوار حیرت تو ہوئی، مگر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سکلین کی بہن کا کارڈ کس نے بھیجا ہے مجھے؟ احسن خان حیرانگی سے نکاح کے کارڈ کو پرکھنے لگا، پھر روپیہ عثمان خان کو دیکھ کر احسن خان کو جھٹکا لگا۔ عثمان خان سکلین کے ذہن میں ابھی تک گردش کر رہا تھا، نکلا نہیں۔ احسن جلدی سے کارڈ کھول کر ڈیٹ دیکھنے لگا تاکہ کم سے کم وہ سکلین سے مل تو پائے گا، اپنی پوزیشن تو کلیئر کرے گا۔ جیسے ہی کارڈ کھولا تو ایک اور جھٹکا احسن خان کو لگا۔ اسنان آفریدی ولد وقار آفریدی سے نکاح ہو رہا تھا، ماروش حیدر کا۔ سکلین اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں کی حقیقت سے واقف نہیں؟ شہر کا ہر فرد ان باپ بیٹے سے واقف تھا۔ احسن نے جلدی سے فون پاکٹ سے نکال کر جلدی سے سکلین کا نمبر ملایا، مگر سکلین کا نمبر ہنس بن جا رہا تھا۔ احسن خان کو پریشانی ہونے لگی، یہ سکلین کہاں پھنس گیا؟ نکاح 2 دن بعد تھا، یعنی اب تک سب تیاریاں ہو چکی تھی۔ یا میرے خدائے! سکلین پک اپ دا فون برو، یہ بہت برا کر رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ۔ احسن نے کال کر کے اپنے ایک کلائنٹ کو آفس میں بلایا۔ جی احسن صاحب، شہیر صاحب اندر آ چکے تھے۔ شہیر صاحب، اسناد آفریدی ولد وقار آفریدی کو جانتے ہیں نا آپ؟ یہ وہی آوارہ باپ بیٹے نا جو کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آپ کے گھر گئے تھے، زبردستی آپ کی دکان لینا چاہ رہے تھے، اور وہ جو آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے؟ احسن پریشانی سے بولا۔ جی صاحب، نام تو وہی ہے، یہ جو ابھی 10 دن پہلے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے آئے تھے، مگر مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو گئے اور بے عزت ہو کر چلے گئے۔ یہ نام تو انہی کا ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میرے کسی دوست کے پاس بھی گئے ہیں یہ لوگ۔ صاحب ان کو سمجھانا، ان کے ہتھے نہ چڑھے، یہ لوگ بیچ کے کھا جائیں گے۔ جی شہیر صاحب آپ جائیں، میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ احسن نے دوبارہ نمبر ملایا، مگر بے سود نمبر بن جا رہا تھا۔ احسن کا پریشانی سے برا حال تھا، وہ جیسے ہی اپنی بہن سے محبت کرتا تھا، وہ کسی اور بہن کو یوں کھائی میں گرتا ہوا کہاں دیکھ سکتا تھا، مگر اب سکلین سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور نکاح میں 2 دن رہ چکے تھے۔ احسن کو زبائش کی بار بار کالز آ رہی تھی اور وہ بس کاٹے جا رہا تھا، کیونکہ مسئلہ اس کی دوست کی عزت کا تھا۔ یا خدایا اب کیا کروں؟ کیسے رابطہ کروں سکلین سے؟ اس کے گھر چلا جاؤں کیا؟ کیا کروں؟ احسن سوچوں میں ڈوبا، کوئی راستہ نہیں نکال پا رہا تھا۔ سب تیاریاں ہو چکی تھی، سب کچھ نادیہ بیگم کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، مگر دل کہیں نہ کہیں خلش باقی تھی۔ ان کا بیٹا اس نکاح میں شرکت نہیں کرے گا تو کتنا دردناک واقعہ ہوگا۔ نادیہ بیگم کے دماغ کے لیے نکاح کو صرف 1 دن باقی رہتا تھا، مگر نہ جانے انہیں کیوں امید تھی کہ ان کا بیٹا، ان کا مان سکلین حیدر لوٹ کر آئے گا۔ دل مطمئن تھا اس کے بغیر نکاح کروانے کو، مگر درمیان میں انا اور نفرت بے وقت آڑے آ رہی تھی۔ نادیہ بیگم کا دل چیخ چیخ کر دعائیں دے رہا تھا کہ سکلین حیدر کو موجود ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی انا کی دیوار گرا کر، نفرت کو بس پشت ڈال کر صرف ایک بار محبت سے سکلین حیدر کو پکارتی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا، مگر نادیہ بیگم اپنی انا کے خول سے باہر آنا نہیں چاہتی تھی، اور حیدر صاحب اس بار ہر کام سے بری الزامہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کل نکاح پر جتنا پیسہ ماروش نے لگایا تھا، نادیہ بیگم کافی مطمئن تھی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں سکلین کو لے کر تکلیف، ایک کمی تھی۔ سکلین حیدر کی غیر موجودگی میں کو محسوس کر کے ایک آنسو نادیہ بیگم کی آنکھوں سے جھلک کر یہ ثابت کر گیا کہ وہ بھی دل رکھتی ہے، مگر انات، نفرت، کینہ سے بھرپور دل۔ فری اور سائم بار بار کوشش کر رہے تھے، مگر سرینا کا نمبر بن جا رہا تھا اور سکلین دونوں کا
अब तो साइम को भी परेशानी ने आ घेरा था कि आखिर ये माजरा क्या है, दोनों के नंबर मुसलसल बंद क्यों हैं। साइम मारविश के निकाह का बताना चाह रहा था मगर किसी तौर पर राब्ता नहीं हो रहा था। साइम ने व्हाट्सएप पे बहुत से पैगाम छोड़ दिए ताकि किसी मजबूरी के तहत अगर नंबर बंद किए हैं तो जैसे ही ऑन करेगा तो साइम के पैगाम मात इनको मिल जाए। बार बार कॉल और मैसेज करने के बाद बुलाकर थका कर साइम ने सब अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि अब कल निकाह होना करार पाया था। बाबा जान पहले ही काफ़ी नाखुश थे और अगर साहिब की भी सकलैन के घर खैरियत मालूम करने चला जाता तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती। अब साहिब कल का निकाह होने के बाद आराम से जाके सकलैन की खैर खबर मालूम करने का इरादा रखता था। ज़बाइश ने नो ज़बाइश ने नोट किया कि एहसन खान तो आ तो गया मगर काफ़ी परेशान मालूम हो रहा था और बार बार किसी को कॉल के लगा रहा था। एहसन का सारा ध्यान मोबाइल पर था। ज़बाइश को यूँ एहसन को देखकर काफ़ी उलझन हुई। एहसन को परेशानी में मुब्तला देखकर इसका ज़रा दिल नहीं कर रहा था शॉपिंग करने को। एहसन आप कुछ उलझन का शिकार दिखाई देते हैं। खैरियत? एहसन जो जूली की शॉप के बाहर काफ़ी परेशानी की हालत में खड़ा था। ज़बाइश ने इसे ख्यालों से बाहर निकाला। नहीं तो आप शॉपिंग करो ना, मैं आपकी शॉपिंग ख़त्म होने के इंतज़ार में हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। एहसन खान चेहरे पे मसनूई थकान ज़ाहिर करते हुए थकावट से चोर लहजे में बोला, आप कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? ज़बाइश खफा से लहजे में बोली, नहीं मेरी डॉल, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आपसे कुछ छुपा रह सकता है? आपसे कुछ मख्फी नहीं, आप पर सब कुछ आया है। बस थोड़ी थकावट महसूस कर रहा हूँ। आपको आपका कितना काम रहता है? एहसन अपनी रंजीदगी छुपाते हुए बोला, हमने सिर्फ मेहंदी का ड्रेस फाइनल किया है और उसके साथ जूली, इसके साथ कूसे, बस अभी यही कर पाए हैं। ज़बाइश मुँह बनाती हुई बोली, कोई बात नहीं, आप तसल्ली से रहें, बहुत वक्त है, आराम से अपनी पसंद की शॉपिंग करें। जिस दिन शॉपिंग मुकम्मल हुई, सारे ऑर्डर डन हो गए, इससे अगले दिन हमारी शादी होगी, इससे पहले नहीं। एहसन ज़बाइश की मायूसी को टालते हुए बोला, मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। ज़बाइश बचकाना अंदाज से एहसन के आगे खड़े हाथों को घुमाते हुए बोली, बहुत सारी कर लेना डॉल, एहसन हासिल है। एहसन ने मुअद्दब अंदाज में सर झुकाया था। अगर आप लोगों की कुर्बत हो गई हो तो भाभी जी इधर आइए और देखिए ये नेकलेस ठीक लग रहा है। हिना दोनों की कुर्बत पे चोट करते हुए बोली, चाहे जल्दी से फाइनल करें, बाकी चीज़ों के लिए कल आ जाएंगे, ओके? एहसन ज़बाइश को मुतमईन करते हुए बोला। हालांकि अंदर तूफान चल रहा था। ज़बाइश हिना खान की तरफ लौटी तो एहसन खान ने दोबारा सकलैन का नंबर मिलाया मगर बेसुध। नंबर भी बन जा रहा था। एहसन को समझ नहीं आता वो कैसे इस मकार आदमी के बारे में सकलैन को आगाह करे। साइम भी बहुत मायूस हो गया था। रात के 10 बज रहे थे मगर किसी तौर पे सकलैन से राब्ता नहीं हो पा रहा था। कल 2 बजे निकाह का वक्त मुकर्रर था। पूरे ख़ानदान को दावत थी, पूरे मोहल्ले को बुलाया गया था। मारविश की सारी दोस्तें इनवाइट थी। ऐसे में सबको देखना साइम को मुहाल लग रहा था। हैदर साहब भी दिल से चाहते थे कि साइम सकलैन को बुलाए मगर राब्ता न होने की वजह से वो भी मायूस हो गए थे। अब तो साइम को गुमान गुजरता हो सकता सकलैन इस निकाह से बाखबर हो और इसने जानबूझकर नंबर बंद कर दिया हो ताकि इसे कोई मजबूर ना कर सके। साइम इतने बड़े मौके पे आज खुद को बहुत तनाव महसूस कर रहा था। सुबह के 7 बज रहे थे और एहसन ने इनविटेशन कार्ड को निकाल के देखा तो 2 बजे का निके का वक्त था और 2 बजे की ही दावत थी। एहसन का दिमाग साए साए कर रहा था, अब वो करे भी तो क्या करे और किसी को जानता नहीं था। जकलन साहब से रब्ता हो नहीं पा रहा था। एहसन ने व्हाट्सएप पे कुछ वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके भेज दिया जिसमें असनाद और उसके वालिद की सारी हकीकत इसके गोश गुजार थी। एहसन खान अब इतनी ही दोस्ती निभा सकता था। मार्विश पॉलर पर तैयार होने जा चुकी थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी हो गया था। घर की सजावट किसी बहुत बड़ी दावत का पता दे रही थी। हर तरफ मेहमानों की गहमा गहमी थी। फरिया, नादिया बेगम सब मेहमानों को संभालने में मसरूफ़ थी। बाहर पड़े लॉन में स्टेज का इंतज़ाम किया गया था। स्टेज पर लगे पर्दों का रंग, इसमें लगी सजावट और स्टेज पे बिछी कारपेट का रंग, ये सब मार्विश ने अपने कपड़ों की मुनासबत से डेकोरेट करवाया था। बहुत ही जाज़िब नज़र लग रही थी स्टेज की सजावट। देखने वाले का दिल मोह लेने की हद तक खूबसूरती से सजाया गया था स्टेज। नादिया बेगम का दिल अल्लाह जाने क्यों किसी अनहोनी के खदशात से डर रहा था। हालांकि सब कुछ बेहतरीन था। मारविश बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने दोस्तों के साथ 10 बजे ही पॉलर निकल गई थी ताकि जल्दी से फिर निकाह के टाइम से पहले लौट आए। और साइम और हैदर साहब कब से असनाद का फ़ोन नंबर मिला रहे थे मगर बन जा रहा था। सरीना यूनिवर्सिटी जा चुकी थी और सकलैन ने वादा किया था वापसी पर इसकी बात हाइका से और फरी भाभी से लाजमी करवाएगा। मगर आज सरीना की सिर्फ एक क्लास थी और ड्राइवर को भी बता दिया था कि 11 बजे जाके सरीना को पिक कर ले। मगर 12 कब के हो चुके थे लेकिन सरीना अब तक लौट कर नहीं आई थी। सकलैन परेशान हो गया था कहीं सरीना किसी मुसीबत में ना फंस गई हो।
सकलैन का इरादा आज न्यू सिम लेने का था ताकि इससे वही कॉल कर सके जिनसे वो बात करना चाहता है। बाकी वो किसी से भी राब्ता रखने का ख्वाह नहीं था। फिर अपनी सुस्ती की वजह से वो नई सिम भी नहीं ले पाया था। अब मजबूर था कि सरीना लेट हो गई थी और ड्राइवर को कॉल करके बताना था वो क्यों नहीं लेने गया। 1 बजने को था। साइम लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि अब तो मेहमानों भी ने पूछना स्टार्ट कर दिया था कि निकाह होने जा रहा है, इतनी तैयारियां की गई हैं, मगर दूल्हे वालों की तरफ से इतनी खामोशी और ऊपर से दोनों बाप बेटे किसी तो और कॉल्स नहीं पिक कर रहे थे। अब तो हैदर साहब और साइम को शर्मिंदगी के बायस पसीने आ रहे थे। इज्जत बेइज्जती का मामला था। पूरा ख़ानदान इकट्ठा था, पूरा मोहल्ला इनवाइटेड था। आंसा और अफशा खाला भी दूल्हा और दुल्हन दोनों के मुंतज़िर थे, मगर दोनों ही अभी तक नहीं पहुंचे थे। नादिया बेगम परेशानी से निढाल हो गई थी। मारवी भी पॉलर से निकल आई थी, मगर इसे अभी तक इस बुरी खबर से आगाह नहीं किया गया था कि असनाद से रब्ता नहीं हो पा रहा। हैदर साहब परेशान से बेताब किसी मछली की तरह तड़प रहे थे। साइम का दिमाग सुन होना शुरू हो चुका था, मगर असनाद का कोई पता सिरा ही नहीं था। एहसन ने 1 बजे तक सकलैन की तरफ से राब्ते का इंतज़ार किया, मगर बेसुध। एहसन ने सिटी थाने की पुलिस इंस्पेक्टर शाहजैन को कॉल मिलाई, जो इसका दोस्त भी रह चुका था किसी ज़माने में और अच्छी जान पहचान भी थी। अब एहसन इसके ज़रिए ही कोई हल निकालना चाहता था क्योंकि सकलैन तो किसी तौर राब्ता नहीं कर रहा था। ठीक 2 बजे असनाद की कॉल साइम के नंबर पे मौसूल था। सबके मुर्दा पड़े चेहरों पे जान आई। बाहर मेहमान 100 बातें कर रहे, मगर नादिया बेगम, साइम, फरी भाभी और हैदर साहब अंदर बैठे असनाद की तरफ से राब्ते के इंतज़ार में थे। साइम ने जल्दी से कॉल पे की। अस्सलाम वालेकुम साइम भाई। वालेकुम सलाम। किधर हो असनाद? आप अपने मुकर्रर वक्त क्यों नहीं पहुँचे? साइम परेशानी से बोला, जबकि पास बैठे सब नफूस हर एक का हिस्सा कान बन चुका था। भाई, असल में अचानक मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। इनको शदीद किस्म का दिमागी दबाव है, जिसकी वजह से वो अपने होश हवास खो बैठी थी। हमारे घर में तो जैसे मौत वाली कैफियत तारी हो गई थी, मगर अब थोड़ी बेहतर है। मौजत अब आपकी तरफ सब नहीं आ पाएंगे। मैं और बाबा रास्ते में आप सबको इंतज़ार करवाया, इसके लिए मुअज़्ज़त ख़्वाह हूँ। इस्नाद अपनी ऊपरी गुज़री क़यामत के दास्तान सुनाते हुए रंजीदा लहजे में बोला। साइम के मुर्दा जिस्म में जान आई। हैदर साहब जो बेसुध पड़े थे, इनके बेजान वजूद में हरकत हुई। ओके, कोई बात नहीं, आप आ जाएं, निकाह कर लेते हैं, फिर हम सब आपकी वालदा की खैरियत मालूम करने जाएंगे। अब वालदा से ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं। साइम असनाद को दिलासा देते हुए बोला, जी इनकी हालत के पेश नज़र इनसे किसी को मिलने से मना किया है। मैं इधर ही आकर सारी सूरत हाल हाल बताता हूँ। साइम और हैदर साहब बाहर मेहमानों की जानिब गए और फरिया और नादिया बेगम बाहर लॉन की जानिब गई, क्योंकि मारवी शहर गाड़ी में आ गई थी। इसे उतार कर स्टेज तक लाना था। सकला ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो इस पे बैटरी नहीं थी। जैसे चार्जिंग हुई, मोबाइल ऑन किया तो ढेरों कॉल्स मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए। कॉल्स और मैसेजेस की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि सकलान पागल हो रहा था। हज़ारों की तादाद में नोटिफिकेशन आ रहे थे। पहले ही सरीना काफ़ी लेट हो चुकी थी। सारे नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज कर ड्राइवर को कॉल की तो मालूम हुआ सरीना ने 4 बजे आने का बोला था, क्योंकि इसकी दोस्त जोयला वापस आ चुकी थी और सरीना कुछ वक्त इसके साथ बिताना चाह रही थी। ड्राइवर को सरीना ने बोला था कि सकलैन का मोबाइल बंद है, घर में जाकर इसे बता दे, मगर इसने ज़रूरी भी ना समझा। सकलैन इधर से मुतमईन हुआ। जैसे ही व्हाट्सएप पे गया, एहसन की लातादाद कॉल्स, वॉइस नोट और कुछ तस्वीरें भी थी। फरिया भाभी की लातादाद कॉल्स, क्या नंबर, क्या व्हाट्सएप पे, साइम भाई के अनकत वॉइस नोट। सकलन को समझ नहीं आती कि पहले किसके मैसेज देखे। सकलन ने सोचा फैमिली वालों ने तो राब्ता मुंतकिल होने की वजह से कॉल्स की होंगी, मगर एहसन की इतनी कॉल्स, वॉइस नोट के पीछे कौन वजह हो शायद। ना चाहते हुए तजस्सुस के मारे सकलन ने एहसन के मैसेजेस को ले। जैसे जैसे वॉइस नोट सुनता जा रहा था, सकलन का दिमाग माउफ होता जा रहा था। सकलन को कुछ समझ नहीं कि मारविश का इनका इस लड़के से कब हो रहा है। सकलन को गुमान गुजरा शायद एहसन झूठ से बात करने के लिए ऐसा बोल रहा है। सकलन ने सुन दिमाग के साथ साइम भाई के मैसेजेस को ले और निकाह का सुनकर सकलन को कमरे की छत अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हुई। सकलन को अब समझ आई, इसने दोबारा से एहसन के मैसेज तफसील से सुने। अब सारी बात समझ आई। सकलन को लगा जैसे जिस्म में सांस की हरकत मुंजमद हो गई है। सकलन ने जल्दी से साइम का नंबर मिलाया, नहीं उठाया। बाबा जान का मिला तो मसरूफ़ मिला। फरी भाभी का नंबर भी बिजी जा रहा था। नादिया बेगम नहीं उठा रही थी। वो तो कब के बज चुके थे, यानी निकाह हो चुका था। ओ खुदाया, काश मैंने नंबर ना बंद किया होता। काश मैं अपनी बहन को किसी भेड़िए के हत्थे चढ़ने से बचा पाता। सकलन अपनी ज़ात से आज से सख्त नफरत हुई। अगर वो बर वक्त मोबाइल ऑन कर देता तो एक और लड़की को बर्बाद होने से बचा पाता। सकलन बार बार कॉल्स किए जा रहा था, मगर कोई भी सकलन की कॉल को नहीं उठा रहा था। सकलन दर्द और खौफ से थरथराता, जिस्म का पहाड़ की जद में था। काटो तो बदन में लहू नहीं वाली सूरत हाल थी सकलन की।
मार्विश को स्टेज पर लाकर बिठाया गया तो सबकी नज़र इसकी खूबसूरती को देखकर चुंधिया गई। कांसी और बनफशी रंग के मिले जुले मिजाज से फुल पाँव तक आता ओपन ओपन गाउन ऊन और सुनहरी और कत्थई रंग के खूबसूरत काम ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। मार्विश इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी इसके रंग में कि हर देखने वाले आँख इसकी खूबसूरती पे अश अश कर उठी। सुनहरी और कत्थई रंग के सोफे बैग पे कांसी रंग के फूलों की मुकम्मल लहर, एक लहर कांसी रंग के फूलों की, एक लहर बनफशी रंग के फूलों की। दोनों रंगों में तकरीबन मशाबत थी और दोनों रंगों का उतार चढ़ाव स्टेज को मज़ीद दिलकश बना रहा था। सुनहरी रंग की मुकम्मल ज्वेलरी, अनाबी लिपस्टिक और आंखों पे चमकीले कत्थई रंग के शेड वाला मार्विश हैदर इस रूप में कयामत ढा रही थी। खालिस कांसी रंग का दुपट्टा, दुपट्टे के कॉर्नर पे भारी बनफशी रंग के धात के टसल लगे हुए थे। दुपट्टे पे सुनहरी काम मार्विश के सरापे को मज़ीद दिलकश बना रहा था। मार्विश हैदर आज बहुत ही पुरकैफ लग रही थी। कशिश में सकल जितनी कशिश थी, आज मार्विश हैदर के रूप में इतने में शोर उठा कि दूल्हा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मार्विश के चेहरे पर शर्म के रंग उभर के गायब हो गए, क्योंकि यही तो वक्त था फुल कॉन्फिडेंस का, जब इतना हैंडसम लड़का इसके करीब आके बैठेगा। जैसे ही असनाद ने स्टेज पर कदम रखा, इसकी खूबसूरती को देखकर सबने कहा जोड़ी सलामत रहे। मगर इसकी खूबसूरती भी इस बात को कवर नहीं कर सकी थी कि वो और इसका बाप अकेला आया था। इधर उधर चेमुकिया शुरू हो गई, सब तरह तरह की बातें बनाने लगे कि मार्विश की तरफ से इतना खर्चा हो और ये साहब खाली हाथ जैसे ढोल बजाते आए हैं। खैर, नादिया बेगम ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में सबको असनाद की वालदा की तबीयत और बाकी लोगों के निकाह में शिरकत ना करने की वजह सरसरी सी बताई, जिससे वक्ती तौर पर लोगों के मुंह बंद हो गए। पिस्ता कलर की शेरवानी में कांसी रंगत की मिजाज से मार्विश असनाद के रंगों का मिलाप बड़ा दिलकरेब लग रहा था। असनाद तो काफ़ी खुश लग रहा था, जैसे माँ कभी बीमार ही नहीं हो। असनाद तो मार्विश को देखकर पल भर के लिए आशिक को ही भूल गया था। इतने में मौलवी साहब को बमा दस्तावेजात के साथ लाया गया। मार्विश बहुत ज़्यादा खुश थी। अपनी सहेलियों में इसकी वाह वाह हो रही थी कि भाई क्या हैंडसम बंदा हथियार लिया है। हैदर साहब निकाह ख्वाह को हक महर के मुतालिक आगाह कर रहे थे तो असनाद और उसके वालिद की सारी तवज्जो इस बात पे मरकूज थी कि अपनी तरफ से किया मार्विश के हिस्से में देगा देगा। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि बाहर से पैगाम आया कि सकलैन का दोस्त हैदर या साइम से फौरी तौर पर मिलना चाहता है। सकलैन के दोस्त के जिक्र पे मार्विश के कान खड़े हो गए। इसे आज अशमरा खान की आमद पे सच में अपनी फतह नजर आई थी। साइम को अजब हुआ कि सकलैन का दोस्त क्यों आया है। जो लड़का अंदर पैगाम देने आया था, साइम ने इसको बोला कि आप जाकर इनको गेस्ट रूम में बिठाएं, हम निकाह के बाद इनसे मिलते हैं। मगर इसकी एक ही रट थी कि वो निकाह से पहले मिलना चाहता है। असनाद को कुछ अनहोनी होने का खदशा लगा। साइम भाई बिस्मिल्लाह करें, निकाह शुरू करें। असनाद बड़बड़ाहट में बोला। साइम ने हाँ में गर्दन हिलाई, मगर सामने से एक लड़का इसे तेज कदमों से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। शायद यही सकलैन का दोस्त था। मगर साइम हैरान था, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है कि वो अंदर ही चला आया। जबकि एहसन को देखकर मारविश के चेहरे पे फातहाना मुस्कुराहट आ गई। भला आखिर मारविश की मोहब्बत इसे खींच ही लाई। असनाद इस लड़के को अपनी तरफ आता देखकर परेशानी में मुब्तला हो गया, जबकि मारविश अपना भारी गाउन संभालती एहसन खान के इस्तकबाल में खड़ी हो चुकी थी। जबकि हैदर साहब और दोनों की नज़रों का महवर देखकर हैरतज़दा रह गए। लॉन में मौजूद सब लोग इस अचानक अफ्ताब पे गड़बड़ा गए, मगर सबकी नज़र इस अजनबी बंदे एहसन खान पे अटकी थी, जिसको देखकर माविशी के तासुरात बदल गए थे। एहसन जल्दी से आके हैदर साहब के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, जबकि मारवी इसकी इतनी हिम्मत पे हैरत ज़दा थी। अशमरान खान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, अब मैं समझी कि आप मुझे किसी और का होता हुआ देख नहीं सकते, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद अंदर आने के लिए पर तुल रहे हैं। आपको क्या लगा था कि आप मुझे ठुकराएंगे तो कोई और मुझे अपनाएगा नहीं? भूल थी आपकी। अब सारी ज़िंदगी आप इसी खलश में गुजार देंगे। आखिर में आपकी ना हो सकी, क्योंकि सरीना इफ्तिखार ने तो तभी अपनी मंजिल अपने नाम कर ली थी। मारवी इश्तिहाई हंसी हंसी एहसन खान को मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देखने लगी, जबकि इर्द गिर्द मौजूद लोग सब लोग वर्दा हैरत में डूबे इस अजीब व गरीब निकाह के फंक्शन को देख रहे थे, जिसका ना मुंह था ना सर। बशमोल असनाद और उसके वालिद के। एहसन खान हिम्मत बांध कर असनाद की हकीकत बताने की नाकाम कोशिश करने लगा। आप मुझे जानती हैं, और कैसे जानती हैं मुझे इल्म नहीं, मगर आप तबाह होने जा रही हैं और मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ, बिल्कुल हिना की तरह। मैं आपको मुसीबत में नहीं देख सकता। आप इस शख्स की हकीकत से वाकिफ़ नहीं। एहसन बहुत ही मध्यम लहजे में मारवी से बात करते हुए साथ मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। असनाद एकदम खड़ा हो गया। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? असनाद ने एहसन को हल्का सा धक्का दिया। वो ऐन मारविश के सामने जा खड़ा हुआ।
पापा मैं आपको बता रही हूँ ये वही लड़का है जिसने सरीना की ज़िंदगी तबाह की और अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आया है। ये झूठ कह रहा है, मारवी चीखते हुए बोली। इर्द-गिर्द लोग परेशानी में जमा हो गए थे। आखिर ये हो क्या रहा है? कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? हैदर साहब ने अभी कॉलर से ही पकड़ा था जब लॉन में शाहज़ैन एंटर हुआ। हैदर साहब छोड़े इसको, चंद लम्हे बाद आप इस शख्स के मशहूर होने वाले हैं। इंस्पेक्टर शाहज़ैन ज़ोमैनी अंदाज में बोलते हुए अदनान आफरीदी के रोंगटे खड़े कर चुका था, जबकि वक़ार आफरीदी अपना मुँह छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगे। क्योंकि अदनान साहब सही कह रहा हूँ ना मैं। अरे आप तो शेरवानी में मिल गए मुझे, मैं तो आपको सादा लिबास में तलाश कर रहा था। शाहज़ैन भी स्टेज पर आ गया था। अदनान तो खौफ से काँप रहा था। वक़ार साहब तो मुँह नीचे करके बैठे हुए थे। पूरे हॉल में सकूत छाया हुआ था। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? यहाँ चल क्या रहा है? हॉल में सकूत को मारविश की ऊँची चीखी नुमा आवाज़ ने तोड़ा।